मैं हूं डॉक्टर सैयद असद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो है हाउ टू रीड एन एमआरआई। मोस्टली जब हम क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हैं और हमारे सामने डिफरेंट काइंड की एमआरआईज आती हैं। मैं क्योंकि स्पेशली वर्क करता हूँ स्पाइन सेंटर पर, तो स्पाइन रिलेटेड जो एमआरआई जितनी भी आएंगी उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स और सेंटर्स से जो एमआरआई रेडियोलॉजिस्ट भेजते हैं उस पर जो डिस्क्रिप्शन वो लिखते हैं, जो डिटेल देते हैं एमआरआई में, वो डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं उसमें। उन डिफरेंट टर्म्स की वजह से बाज़ औक़ात कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमारी नज़र से नहीं गुजरी होती। तो आसानी के लिए कुछ टर्म्स जो और वर्डिंग जो है रेडियोलॉजिस्ट की, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ताकि देखने वालों को, स्टूडेंट्स जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं, उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। और साथ साथ फॉर जस्ट सेक ऑफ नॉलेज कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस भी स्पाइन रिलेटेड इस वीडियो में शेयर करूँगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका इस एमआरआई से रिलेटेड या स्पाइन रिलेटेड किसी भी इशू से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा जो ज़्यादातर वर्ड, क्योंकि पेशेंट जब आते हैं आपके पास उसमें डिफरेंट किस्म के केसेस होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स के ऑलरेडी सर्जरीज हो चुकी होती हैं, तो वहाँ पर वो एक टर्म यूज़ करते हैं। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा स्पाइन रिलेटेड ऑल टर्म्स। सो लेमिनेक्टोमी इज़ अ सर्जरी जिसमें आपकी बोन का जो वर्टेब्रा का जो बोनी पार्ट है उसको कट किया जाता है, क्योंकि जब कंप्रेशन आती है ड्यू टू आर्थराइटिस, जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर आपके बॉडी में स्टार्ट हो, और जो लिगामेंट्स, टेंडन्स या जो आपके बोन्स हैं, जिसे स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं, तो कंप्रेशन की वजह से जब नर्विंग होगी स्पाइनल कॉर्ड की और या फोरामेंस की, तो वहाँ पर सर्जन्स फिर इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि वर्टेब्रा का कुछ पार्ट कट किया जाए ताकि स्पाइनल कॉर्ड को स्पेस मुहैया की जा सके और वो कंप्रेशन वहाँ से हटाई जा सके। तो इस सर्जरी को लेमिनेक्टोमी का नाम दिया जाता है। और इसी तरह कुछ सर्जरीज में वो डिस्क का कुछ पार्ट अगर बहुत ज़्यादा डिस्क प्रोलैप्स हो, हर्निएटेड हो, स्लिप डिस्क हो और वो कंप्रेशन क्रिएट कर रही हो, तो उस सूरत में डिस्क का कुछ पार्ट कट किया जाता है, उसे डिस्कटोमी बोलते हैं, या कंप्लीट डिस्क रिमूवल सर्जरी भी की जाती है। नेक्स्ट, ऑस्टियोफाइट सब जानते हैं, सिंपल टर्म है, बोनी स्पर्स का जनरेट होना बोन एजिस पे। अगर ये बोनी स्पर्स जॉइंट्स के करीब हो, जो बोन के एजिस पर, तो उसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। और अगर लिगामेंट और टेंडन्स के करीब बोन में स्पर्स क्रिएट हो तो उसको एंथीसोफाइट्स बोलते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट वन, डिस्क फ्यूजन। ये एक सर्जरी है जिसमें दो वर्टिब्रास को आपस में ज्वाइंट किया जाता है, फिक्सेशन की जाती है, जिसकी मदद से उस एरिया में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और उस मूवमेंट को मिनिमाइज कर दिया जाता है। सैक्रलाइजेशन, इसमें आपका जो लंबर का L5 का एरिया होता है वो जाकर पेल्विक या सैक्रम के साथ अटैच हो जाता है, एक जॉइंट बनाता है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा सैक्रम का वर्टेब्रा जनरेट हो जाता है। लंबराइजेशन है उसमें सैक्रम का जो फर्स्ट वर्टेब्रा होता है वो डिटैच हो जाता है सैक्रम के बाकी वर्टेब्रास के साथ, और वो लंबर के साथ अपना एक एक्स्ट्रा जॉइंट बनाता है, जिसकी वजह से लंबर वर्टेब्रास जो आमतौर पर तादाद में 5 होते हैं, लंबराइजेशन में उसकी तादाद 6 हो जाती है, मीन्स एक एक्स्ट्रा वर्टेब्रा इन लंबर स्पाइन। एक टर्म है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, और ये एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर की वजह से होता है, और इसमें इसको आमतौर पर स्पॉन्डाइलोसिस बोला जाता है, जिसमें बोन्स एंड जो आपके लिगामेंट्स और जॉइंट्स हैं स्पाइन के, उनमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पाइन है वो वीक होती है। और ये ज़्यादातर ओल्डर एजेस में होता है। ज़्यादातर जो केसेस देखे जाते हैं स्पॉन्डाइलोसिस के, वो सर्वाइकल और लंबर में होते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के देखेंगे। स्पॉन्डाइलोसिस के बाद स्पॉन्डाइलोलाइसिस होता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर एट द पार्स इंट्राआर्टिकुलरिस ऑफ वर्टेब्रा। बोनी पार्ट होता है आपके वर्टेब्रा का,
वर्टेब्रल आर्च पे, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन कमज़ोर होती है। फ्रैक्चर की वजह से अगर वर्टेब्रा फारवर्ड शिफ्ट कर जाए, फारवर्ड मूव कर जाए, उसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलेंगे। और इसमें आगे मज़ीद 2 टर्म्स आती हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में, जिसमें एक वर्टेब्रा के ऊपर वर्टेब्रा अगर फारवर्ड शिफ्ट करता है तो हम उसको एंटीरो स्पाइंडलोलिस्थेसिस बोलेंगे। और अगर बैकवर्ड मूव करेगा वर्टेब्रा लेवल के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर करेंगे। अगर नीचे वाले वर्टेब्रा के अकॉर्डिंग ऊपर वाला वर्टेब्रा बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो हम उसको रेट्रोलिस्थेसिस बोलेंगे। और अगर वो नीचे वाले वर्टेब्रा के लेवल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड मूव करेगा तो हम उसे एंटीरोलिस्थेसिस बोलेंगे। हिस्टोरिकली लंबर कर्व अगर अब नॉर्मेलिटी हो, उसमें वो कर्व ज़्यादा हो तो इसको हम लॉर्डोसिस बोलते थे। आज इसमें अगर लॉर्डोसिस, हाइपोलॉर्डोसिस और हाइपरलॉर्डोसिस बोला जाता है। मीन्स अगर कर्व ज़्यादा है तो उसको हम हाइपर बोलेंगे, और अगर वो कर्व कम है या स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रही है उसे हाइपोलॉर्डोसिस बोलेंगे। हाइपरलॉर्डोसिस की सूरत में हम एक टर्म यूज़ करेंगे बैक के लिए, उसको हम स्वे बैक बोलते हैं। और सिंपली अगर वो कर्व रिड्यूस हो या स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रही है तो उसे हम हाइपोलॉर्डोसिस या स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन बोलते हैं। और ये यूजुअली टाइट पैरास्पाइनल मसल्स एट लंबर रीजन, उस वजह से ये इशू क्रिएट होता है। अपर बैक में ज़्यादा राउंड और जो आपका थोरैसिक रीजन है उसका कर्व ज़्यादा बढ़ जाने को हम काइफोसिस बोलते हैं, और ये ज़्यादा थोरैसिक रीजन और सैक्रम रीजन में देखा जाता है। और जो आपका लॉर्डोसिस है वो सर्वाइकल और लंबर रीजन में ज़्यादा देखा गया है। काइफोसिस के साथ एक और टर्म अटैच की जाती है, राउंड शोल्डर, बिकॉज आपके पुअर पोस्चर की वजह से जब आप लॉन्ग सिटिंग और एट ऑफिस और एट वर्क आप अपना आगे झुक के बैठेंगे, कंप्यूटर पे काम करेंगे, तो एक तो आपके शोल्डर राउंड होना शुरू हो जाएंगे लेटर स्टेजेस में। तो सेम ये आपके काइफोसिस में राउंड शोल्डर भी फर्दर ऐड हो जाता है। काइफोसिस की वजूहात में आपका पुअर पोस्चर और ऑस्टियोपोरोसिस शामिल है। लॉर्डोसिस, काइफोसिस, इस तरह के डिजीज़ को देखने के लिए आप बॉडी को साइड से देखेंगे। एक्सरे में, एमआरआई में जो स्कोलियोसिस है इसमें एक सी शेप और एस शेप होती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ एमआरआई से रिलेटेड दे रहा हूँ, जो एमआरआई मेरे पास मौजूद है, अवेलेबल है, उस पर से आपको ये इंफॉर्मेशन मुहैया कर रहा हूँ। में आपको पेन और इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ता है, और यूजुअली उसको हम डिस्कोजेनिक पेन बोलते हैं। आर्थराइटिस इन एक्सियल स्केलेटल, जिसमें चेस्ट, आपका स्पाइन और हिप या पेल्विक रीजन इन्वॉल्व होगा, उसको हम स्पॉन्डाइलोआर्थरोसिस बोलेंगे। और इसमें मज़ीद टर्म एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आती है। स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ये एक जब इन्फ्लेमेशन की एक डिजीज़ है जिसकी वजह से आपके जो स्पाइन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें आपकी वर्टेब्राज, उसके जॉइंट्स और लिगामेंट्स में इन्फ्लेमेशन रहती है। ये बहुत पेनफुल कंडीशन है जिसमें आपको मॉर्निंग स्टिफनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट और पेन ड्यूरिंग मूवमेंट, और जो स्लीप आवर्स हैं आपके उसमें सीवियर पेन का सामना करना पड़ता है। इसी तरह आपकी डिस्क के अंदर एक न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। जब वो रीजन आपका, क्योंकि डिस्क 2 वर्टेब्रास के दरमियान में मौजूद होती है, सो जब वो एरिया आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस का नीचे की तरफ वर्टेब्रल बॉडी के अंदर शिफ्ट होता है, बोन के अंदर ग्रूव होने की वजह से वो उसके अंदर मूव करना शुरू कर देता है। सूरत हाल को हम शिमोरल नोड्स बोलते हैं। और यूजुअली जब बोन्स में वेयर एंड टेयर होगा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, तो जब उनकी डेंसिटी कम होगी और यहाँ वेयर एंड टेयर की वजह से जब उनमें उसकी साख ख़राब होगी, और जब प्रेशर पुट होता है आपकी पूरी बॉडी का डिस्क के ऊपर, तो वो ग्रूव की वजह से शिमोरल नोड्स क्रिएट होते हैं। जो डिस्क है वो नीचे की तरफ वर्टेब्रल बॉडी के अंदर शिफ्ट हो जाती है। साथ ही साथ एमआरआईज पर कुछ स्पाइन रिलेटेड डिजीज़ का भी मेंशन होता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जब आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को टारगेट करता है, तो ऐसी कंडीशन को हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। और इसके अलावा जब मसल्स में एक टाइट या पेनफुल मसल है, एक कंडीशन है मस्कुलोस्केलेटल की, उसमें अगर ट्रिगर पॉइंट्स जनरेट होते हैं मल्टीपल साइड्स पे और 2 या उससे ज़्यादा, तो उसको हम मियोफेशियल पेन सिंड्रोम बोलते हैं। ये आपके सामने एक डिस्क का मॉडल है जिसमें 2 वर्टेब्रास के दरमियान एक डिस्क दिखाई गई है, अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ दोनों साइड्स पे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो भी दिखाई गई हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप फ़र्ज़ करें ये L4 L5 है, तो इसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड मेन से जो 2 ब्रांचेस निकलेंगी उनको एग्जिटिंग नर्व रूट बोलेंगे। उसी तरह एक और इसके अलावा नर्व रूट
गुजरेगा, लेकिन वो डिस्क के सराउंड होता हुआ गुजरेगा, उसको हम टेरावर्सिंग नर्व रूट बोलते हैं। तो ये दो नर्व रूट्स जो एमआरआई में वर्ड यूज़ होते हैं, एक एग्जिटिंग और एक टेरावर्सिंग नर्व रूट्स। तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया ताकि इन फ्यूचर अगर आपकी नज़र से ये गुजरे तो आप इसमें कंपैरिजन कर सकें। इसकी आउटर कवरिंग पर एनुलस फाइबर्स मौजूद होते हैं जिसकी आउटर थिक कवरिंग बनाते हैं। अगर वो ब्रेक हो माइनर ब्रेक की वजह से पीछे की तरफ मूव करेगी, उसको इनिशियल स्टेज पर हम डिस्क बल्ज बोलेंगे। ये भी प्रेशर क्रिएट कर सकती है और सिम्टम्स आपके पेनफुल हो सकते हैं। अगर ये कंप्रेशन क्रिएट नहीं करती, आपकी नर्विंग ऑफ स्पाइनल कैनाल नहीं होगी या कंप्रेशन ऑफ नर्व नहीं होगी, तो आप इसमें आपको कोई सिम्टम शो नहीं भी हो सकते। इसके अलावा अगर रिपीटेड प्रेशर या ट्रॉमा की वजह से या हैवी लिफ्टिंग की वजह से एंगल 90 डिग्री से कम हो तो हम इसको प्रोट्रूजन बोलेंगे। अगर एंगल मोर देन 25 हो तो हम इसको डिस्क स्लिप या हर्निएशन बोलते हैं। और इसके लास्ट स्टेज को हम एक्सट्रूजन बोलेंगे, जिसमें ये एंगल है वो मोर देन 25 होगा, जो मेजरमेंट होगी उसके बल्ज की। डिस्क बल्ज में यहाँ चांसेस होते हैं जो इसकी आउटर कवरिंग है डिस्क की वो इंटैक्ट रहे और अंदर से फ्लूइड लीक ना हो। अगर अदरवाइज ये ओपन हो जाए और जो फ्लूइड है वो लीक हो तो इसको हम लीकिंग डिस्क एक टर्म यूज़ करेंगे। तो उसके अलावा डेसिकेशन बोलेंगे, क्योंकि जब ये लीक होगा तो इसका जो कंटेंट है वाटरी वो लॉस होगा और डिस्क डिहाइड्रेट हो जाएगी, इसको हम डिस्क डेसिकेशन बोलते हैं। बल्ज की जो स्टार्ट है वो इसकी एक तो स्ट्रेस की वजह से, एजिंग की वजह से जेली लाइक फ्लूइड अगर बाहर आउटसाइड लीक हो जाता है तो उस सूरत में जो डिस्क है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है और इसकी दो वर्टेब्रास की जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगी और जो डिस्क है वो भी हाइट में कम हो जाती है। और इसी सूरत में अगर न्यूक्लियस डिस्क से बाहर शिफ्ट हो जाए तो उसको हम एक्सट्रूजन बोलते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन एक टर्म है जिसमें अगर ये डिस्क का जो पार्ट यहाँ से ब्रेक हो आउटर देन दिस सरफेस आपको एमआरआई में शो हो तो उसको हम सिक्वेस्ट्रेशन बोलेंगे। जो सबसे लास्ट स्टेज होगी डिस्क बल्ज की वो एक्सट्रूजन बोलेंगे, क्योंकि वो फार बियॉन्ड दी लिमिट्स होती है और सीवियर किस्म की स्टेनोसिस क्रिएट करती है। और इस वजह से जब वो एक न्यूरल फोरामेन को भी जब टच करेगा तो उस सूरत में हम उसको फोरामेनल एक्सट्रूजन बोलेंगे। और इन सब कंडीशंस की वजह से जब स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पेस रिड्यूस होती है उसे हम नर्विंग और स्पाइनल कैनाल बोलते हैं या स्टेनोसिस बोलेंगे। और इसी तरह फोरामेंस के लिए भी जब स्पेस रिड्यूस होगी तो उसको हम न्यूरल फोरामेन स्टेनोसिस बोलते हैं। और अगर डिस्क इस हद तक प्रोलैप्स करे और पीछे शिफ्ट हो कि वो जो आपका फोरामेन है उस पर कंप्रेशन दे, तो इस सूरत में हम इसको न्यूरल फोरामेन स्टेनोसिस बोलते हैं। डिस्क बल्ज और डिफ्यूज डिस्क बल्ज सेम टर्म्स हैं जो अल्टरनेटिवली यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा ब्रॉड बेस डिस्क बल्ज का मतलब है इसमें भी मेजरमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। जब एक डिस्क जो बल्ज है वो अपनी विड्थ में ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिखाई देगा एमआरआई में, तो उसके लिए वो टर्म ब्रॉड बेस यूज़ करेगा। जब ये बल्ज आपकी जो एक शीट होती है अराउंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम ड्यूरामेटर शीट, जिसको हम थिकर सैक बोलते हैं, अगर उस पर प्रेशर उसके एज पे अप्लाई करें तो वो रिसेस का वर्ड यूज़ करता है। और इसके अलावा वो एक वर्ड यूज़ करेगा इडेंटिंग ऑन द नर्व रूट्स। और इडेंटिंग का मतलब भी अगर वो जो कोई स्पेस है अराउंड किसी भी जगह पे, अगर वो कोई चीज़ एक्सटर्नल मास उस स्पेस को अक्वायर करेगी तो उसको वो इडेंटिंग बोलेगा। इसी तरह इसी मकसद के लिए वो वर्ड एबेटिंग भी यूज़ करते हैं। और लैटरल रेसेस या फार लैटरल रेसेस का मतलब है लैटरल साइड, और मतलब फार लैटरल साइड के एक्सट्रीम राइट साइड, उसमें रिसेस का मतलब है कि वो स्पेस जो दोनों तरफ मौजूद होती है वर्टेब्रास के इन बिटवीन, जहाँ से आपके नर्व रूट पास करते हैं, उस स्पेस को अगर एक्वायर्ड करे आपका डिस्क बल्ज या किसी तरह का फैट एक्युमुलेशन हो, वो भी अगर नर्विंग करता है किसी जगह पे, तो वो ये वर्ड लैटरल रिसेस स्टेनोसिस का वर्ड यूज़ किया जाता है। PLL एक शॉर्ट एब्रीविएशन वो यूज़ करते हैं, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, जो कि आपके सेक्शन से शुरू होकर ऊपर की तरफ मूव करेगा और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा ग्रेजुअली वो ब्रॉड होता जाता है। उसके बारे में वो आपको बताते हैं कि ये वो इंटैक्ट है या उसमें कोई कट डाउन है या कोई ब्रेक इंजरी की वजह से, और उसको वहाँ पे वो मेंशन करते हैं। सेंट्रल स्टेनोसिस बाज़ औक़ात आपका जो डिस्क है, डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज, उसकी वजह से शो होगा। और इसके अलावा जो लैटरल स्टेनोसिस होगा उसकी रीजंस में जो आपका आर्थराइटिस है या स्पॉन्डिलोसिस है, उस वजह से जो एज रिलेटेड वेयर टेयर होगा, जो बोनी
पार्ट्स डिग्रेड होंगे, उस वजह से जो न्यूरल फोरामेन है उनका जो एरिया है वो क्लोज होगा, नर्विंग होगी। इसको हम लैटरल स्टेनोसिस भी बोल सकते हैं। न्यूरोजेनिक डेफिसिट रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम माइलोपैथी बोलेंगे, और इसमें मोस्टली केसेस जो देखने को मिलते हैं वो सर्वाइकल माइलोपैथी के देखने के मिलते हैं। माइलोमलेशिया एक टर्म है जो यूज़ की जाती है स्पाइनल कॉर्ड को सॉफ्टनिंग की वजह से, सॉफ्टनिंग ऑफ स्पाइन, इस टर्म को हम माइलोमलेशिया बोलते हैं। इसके रीजंस में ट्यूमर हो सकता है या सर्वाइकल माइलोपैथी इसका एक रीज़न हो सकता है। और जो स्पाइन है उसमें वीकनेस आ जाती है आपका, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में, तो उसमें वीकनेस होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो आपके कर्व्स हैं वो डिसरेगुलर हो जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से काइफोसिस जनरेट होता है, तो इस तरह के इश्यूज पे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। एपिड्यूरल लिपोमेटोसिस एक टर्म है जो फैट एक्युमुलेशन होगा जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, उसको हम लिपोमेटोसिस बोलते हैं। एपिड्यूरल लिपोमेटोसिस भी कंप्रेशन कॉज कर सकता है, जिसकी क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड मौजूद होता है उस स्पेस में, और इसी वजह से जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसमें ये अपना इम्पैक्ट देता है, जिसको एडेंटिंग बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। जब वो प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा उस वजह से नर्विंग ऑफ स्पाइनल कैनाल होगी, और जिसे हम नर्विंग ऑफ स्पाइनल कैनाल या स्टेनोसिस बोल सकते हैं, और इस वजह से हमें बहुत शदीद दर्द के अलामात भी आ सकती हैं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। बेसिकली इस वीडियो का मकसद, जैसा कि वीडियो के आगाज़ में बताया गया है, स्पाइन के एनाटॉमी को समझना और इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ या टर्म्स एमआरआई में यूज़ की जाती हैं रेडियोलॉजिस्ट की तरफ से, क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उनकी प्रैक्टिस डिफरेंट होती है, तो बाज़ का कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हमारी प्रैक्टिस में से हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरते। तो उलत हासिल करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।